किसने? JW लेदर ने। अरे बिना आवाज करे लिख सकते हो ना। मैं आपको एक आइडिया दूं, आज जाना रूम पे, मार्केट से 2 4 5 A4 साइज के पेज खरीद लेना, स्टेपल कर देना, इसके आगे 2 पेज पीछे 2 पेज, 4 पेज, अपन इतना मैटर पक्का लिख लेंगे। ठीक है, इससे भी अच्छा आइडिया दूं कि आप ये नोट्स लेके जाना रूम पे, रोज इतना पढ़ो, इतना रूम पे बैठ के लिख लेना अपने अपने नोटबुक में। तो एक नोटबुक आप साथ में लेके आओ, जब सोशल साइंस पढ़ो तो नोट साथ में रखो, नोटबुक में जो एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं लिखते जाओ। तो आप जो सही लगे, जो बेटर, मुझे पता है इसमें नहीं आएगा, तो आपको जहां पे भी जगह मिले नोटबुक में आप 2 पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम लास्ट ईयर से थोड़ा एडवांस होना चाह रहे हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवाना चाह रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें नहीं आए तो कहीं और लिख लीजिए, किसी और कॉपी में। तो है, हाँ नीचे लिख लो, कहीं ऊपर लिख लो, साइड में लिख लो, पीछे लिख लो, कहीं और पेज खाली हो वहां लिख लो। अच्छा नहीं हुए अपलोड तो मैं आपको अभी जस्ट अपलोड करवाऊंगा इस क्लास के खत्म होते ही। ठीक है, ओके। इसके बाद में जो साइंटिस्ट है उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जेवी लिबिक। क्या नाम है? जेवी लिबिक। जेवी लिबिक जो है वो कृषि रसायन के जनक है विश्व में। तो ये विश्व में कृषि रसायन के जनक है। किसके हैं? कृषि रसायन। कृषि रसायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो कृषि रसायन के जनक है। कृषि रसायन के जनक होने के साथ साथ ये उर्वरक उद्योग के भी जनक है। किसके जनक है? उर्वरक उद्योग के जनक है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए उर्वरक उद्योग के जनक कौन है? जेवी लिबिक। इन्होंने एक नियम दिया था, इसको बोलते हैं न्यूनतम का नियम। किसका नियम? न्यूनतम का। नहीं लिखा हो तो लिख लेना, न्यूनतम का नियम। सबसे कम के ऊपर जो है वो पादप की वृद्धि निर्भर करती है। तो न्यूनतम का नियम किसने दिया? लिबिक ने दिया। याद रखना, विश्व में कृषि रसायन के जनक कौन है? जेवी लिबिक। उद्योग के जनक कौन है? जेवी लिबिक। न्यूनतम का नियम किसने दिया? जेवी लिबिक ने दिया। ये न्यूनतम वाला शायद ऐड नहीं होगा, है? हाँ तो कर दीजिए। आगे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका क्या नाम है? एमएल। वो एमएल नहीं, एमिल ट्रग है, तो उसको भी सही कर लेना। नाम है एमिल ट्रग। एमिल ट्रग। एमिल ट्रग कौन है? तो याद रखना, मृदा जांच के जनक है। फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग, मृदा जांच के जनक है। मृदा जांच के जनक है। मृदा जांच के जनक है। और कोई साइंटिस्ट? इतना ही है? तो वापस याद करो, सबसे पहले मृदा विज्ञान के जनक कौन? विश्व में पेडोलॉजी के जनक कौन? भारत में मृदा विज्ञान के जनक कौन? भारत में कृषि रसायन के जनक कौन? जेडब्ल्यू लेदर। सबसे पहले सोडिक मृदाओं के सुधार में जिप्सम का प्रयोग किसने किया? जेडब्ल्यू। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2। कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है इसमें? 23.4%। अच्छा आपसे पूछ लेता है कैल्शियम सल्फेट में के अंदर कितनी होता है कैल्शियम? 29। दोनों लिख लीजिएगा। अब ये हमने पढ़े विश्व के वैज्ञानिक। अब हम पढ़ेंगे विश्व में पाए जाने वाले, भारत में पाए जाने वाले मुख्य मृदा विज्ञान के संस्थान। तो संस्थान कौन कौन से आपको पता है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पे? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। क्या शॉर्ट फॉर्म है इसकी? IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पे है? भोपाल में। तो याद रखना, भोपाल में इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज हुआ जिसका फुल फॉर्म है IISS, और IISS का फुल फॉर्म जो है वो है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां है? भोपाल में। और भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश में, MP में। अच्छा एक इंस्टीट्यूट और है जो आपको याद रखना है, वो है NBSS LUP। क्या नाम है? NBSS LUP। NBSS LUP क्या है? तो देखो, N का मतलब है नेशनल, B का मतलब है ब्यूरो, S का मतलब है सोइल, लेकिन S का मतलब साइंस नहीं है, सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण। सर्वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो। देख देखिए कितना आसानी से बोला जाता है ना, ब्यूरो। कहां पे है? नागपुर। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में। अच्छा एक इंस्टीट्यूट और है, CSSRI। CSSRI। अब देखो, C का मतलब सेंटर, S का मतलब साइंस नहीं, सैलिनिटी। क्या है? सैलिनिटी, लवणता। R मतलब रिसर्च और I मतलब इंस्टीट्यूट। इसका हिंदी में मतलब है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। और ये कहां पे है? करनाल में। और करनाल कहां है? हरियाणा। पहले हिसार में था, लेकिन बाद के सालों के अंदर इसको कहां स्टेबलाइज कर लिया? हरियाणा में, हिसार के अंदर कर दिया। एक इंस्टीट्यूट और है, क्या है? IISWC। I फॉर इंडिया, इंडियन। I फॉर इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान। और ये कहां है? देहरादून। और देहरादून कहां है?
उत्तराखंड यूके के अंदर। अब दो इंपॉर्टेंट लाइन और है, ये जो आपका एनबीएसएसएलयूपी है इसका एक रीजनल सेंटर केंद्रीय कार्यालय अपना उदयपुर में भी है, तो याद रखना एनबीएसएसएलयूपी का रीजनल कार्यालय राजस्थान में कहां पे है? उदयपुर में। और इसका एक रीजनल स्टेशन जो है वो आपका कहां पे है? कोटा के अंदर। तो ये दो अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों के रीजनल स्टेशन का वापस याद करिए। IISS का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। कहां पे है? एनबीएसएसएलयूपी का फुल फॉर्म क्या है? कहां पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। CSSRI कहां पे है? अच्छा आगे आपका है IISWC कहां पे है? देहरादून वाले का राजस्थान में कहां है? और आपके नागपुर वाले का उदयपुर। नागपुर उदयपुर, देहरादून के पीछे पुर नहीं, अपने भी कोटा के पीछे हाँ कोई पुर नहीं। ओके कोटा पुर है। ओके अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भाई मिट्टी के अंदर अवयव कौन कौन से, खंड कौन कौन से। कल मैंने बताया आपको याद हो तो, कितने खंड होते हैं मिट्टी के? 4। कौन कौन से? खनिज पदार्थ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनरल मैटर। दूसरे नंबर पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। तीसरे नंबर पे और 4 नंबर पे तो मृदा के कितने अवयव, मिट्टी के कितने खंड? मिट्टी के कितने खंड? 4। कितने खंड है? 4। 4 ही है, लेकिन 4 को वापस 2 भागों में बांटा गया है। कुछ तो है आपके ठोस पदार्थ, कैसे हैं? ठोस पदार्थ। और ठोस पदार्थ कितने हैं? 2 है। और कुछ आते हैं रंध्र अवकाश में, किसमें आते हैं? तो रंध्र अवकाश में कितने आते हैं? 2। रंध्र अवकाश में कौन कौन आता है? वायु व जल। अच्छा खनिज ठोस पदार्थों में कौन कौन आते हैं? 2, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। यहां तक तो सबको याद है, लेकिन आपको याद रखना इनके परसेंटेज कितने हैं। कार्बनिक पदार्थ परसेंटेज कितने? अब आपसे पूछ लिया जाए कि खनिज पदार्थ कितने प्रतिशत है, तो याद रखना 45%। कितने परसेंट है? 45। आपसे पूछ रहे कार्बनिक पदार्थ 5%। दोनों मिला के कितने हो गए? तो ये कितने परसेंट होता है? 50%। वायु कितने परसेंट और जल कितना? दोनों मिला के कितने हो गए? 50। 50 और 50 दोनों कितने हो गए? तो मिट्टी टोटल कितने परसेंट होती है? 100%। उसमें 50 क्या है? 50 क्या है? मतलब ठोस जगह कितनी है, बीच में खाली जगह कितनी है? खाली जगह में क्या बच सकता है? अच्छा जल ज्यादा होगा तो वायु क्या हो जाएगी, और वायु ज्यादा होगी जल क्या हो जाएगा? खनिज पदार्थ कितने हैं और आपके कार्बनिक पदार्थ कितने हैं? अब आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी में ठोस पदार्थ का कितना प्रतिशत खनिज होता है? मिट्टी में ठोस पदार्थ का कितना खनिज होता है? मृदा में ठोस का खनिज कितना है? अरे कैसे है भाई? 45 तो टोटल मिट्टी का है भाई, 45। हाँ नहीं आया समझ में? देखो अब मैं आपको समझाता हूं। अब अपन क्या मान रहे हैं? ठोस पदार्थ को 100% मान रहे हैं। कितना परसेंट मान रहे हैं? 100%। और रंध्र अवकाश को भी 100% मान रहे हैं। मतलब इन दोनों को अलग अलग करके 100% कर रहे हैं अपन, ये दोनों अलग अलग है। तो ये ठोस जो 100% है किन किन से मिलकर बना है? खनिज से और कार्बनिक पदार्थों से। अब देखो ठोस को 100 बनाना है, तो ठोस को 100 बनाने के लिए कार्बनिक पदार्थ कितने होने चाहिए? तो कहां से 100 बने? हमने पहले ठोस कितना था? 50। 50 से 100 किया, किससे गुणा किया होगा? 2 से। 50 × 2 100 होता है, तो 45 × 2 कर दो और 5 × 2 कर दो। तो 45 से 2 करोगे कितना हो जाएगा? और 5 से 2 करोगे कितना हो जाएगा? 90। और 10 कितना होता है? अभी क्वेश्चन ये आता है कि मिट्टी का कितना परसेंट है? 45। मिट्टी का कितना परसेंट है? ठोस पदार्थ का कितना परसेंट है? 90। ठोस का कितना परसेंट है? मिट्टी का कितना परसेंट है? 45। इसमें आपकी गलती नहीं है, गणित वाले सबके नंबर है, जवाब कर देना। हाँ क्योंकि वो सही होते और तुम थोड़े से अच्छे होते तो ये समझ में आ जाता। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मिट्टी टोटल 100% है, उसका तो 45 है, लेकिन सिर्फ ठोस का कितना है? 90। ठोस का कार्बनिक पदार्थ कितना है? 10। अच्छा रंध्रावकाश का जल कितना है? 50। और रंध्रावकाश का वायु कितना है? 50। अब समझ में आ गया, सिंपल वाला समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है ये, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि खनिज पदार्थ आए कहां से। सबसे पहले खनिज पदार्थ कौन से पदार्थ है? खनिज पदार्थ। कोई बता सकता है खनिज पदार्थ कहां से आए? मिट्टी में खनिज पदार्थ आए कहां से? चट्टान। चट्टाने को टूटने को क्या बोलते हैं? चट्टानों के टूटने को क्या बोलते हैं? अब से चट्टाने कैसे टूटती है, कि कौन तोड़ता है चट्टानों को? भूकंप, मानव खुद तोड़ते हैं, पशु पक्षी तोड़ते हैं, पेड़ पौधे तोड़ते हैं, बहुत सारे कार्य हैं। तो याद रखना चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? खनिज पदार्थ कहां से आए? चट्टान व खनिजों से आए। चट्टान व खनिज टूटे, टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय। अपक्षय से क्या बना आपका? तो याद रखना अपक्षय से सीधी मृदा नहीं बनी, पहले क्या बना? तो पहले बना पैतृक पदार्थ। क्या बना? पैतृक पदार्थ। और ये पैतृक पदार्थ आगे टूटा तो जाके क्या बनी? मृदा बनी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं मृदा निर्माण। तो कभी पूछ ले पैतृक पदार्थ से मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा निर्माण कहलाती है। पैतृक पदार्थों से मिट्टी बनने की क्रिया क्या कहलाती है? मृदा निर्माण। और चट्टानों से पैतृक पदार्थ बनने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय। तो कितने चरण है टोटल? पहले चट्टानें टूटी किसमें, और फिर पैतृक पदार्थ टूटे किसमें? पैतृक पदार्थों को दूसरा नाम है रिगोलिथ। क्या नाम है? तो रिगोलिथ किसको बोलते हैं? पैतृक पदार्थों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? और मृदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोइल। और सोइल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? सोइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण। मृदा निर्माण। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बिल्कुल। अब आप देखो ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी
इस पृथ्वी के अंदर झांकोगे, बाहर तो आपको सब कुछ दिखता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी रहस्यमय बातें हैं। इसके अंदर आपने देखा, अभी आपने सुना होगा जैसलमेर में मोहनगढ़ के अंदर वो ट्यूबवेल खोद रहे थे, पानी आ गया, और आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारा न्यूज पे भी चल रहा था। उन्होंने 850 मीटर तक हॉल किया बोरवेल से, जो मशीन होती है ट्यूबवेल खुदाई की, उससे कितना किया, 850, 850 मीटर। तो 850 मीटर में क्या हुआ कि हमारे वहां क्या है, जल स्तर जो भूमि जल है ना, वो है ही नहीं, भूमि जल पूरा इवोपरेट हो चुका है। तो भूमिगत जल आप देखेंगे, आप थोड़ा यहाँ उदयपुर में 300 मीटर पे, 150 मीटर पे, 200 मीटर पे खूब पानी पड़ा है, तो उससे ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं। और अमूमन ऐसा ही होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है ना, भूमिगत जल, वो 300-400 मीटर के ऊपर नीचे ही है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, 300-400 मीटर पे हमारे वहां खारा है पानी, जैसलमेर वगैरह पानी कैसा है, खारा। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा वाला पानी लेके आएंगे तो इससे भी गहरा वाला है। तो खुदाई करते रहे कहां तक पहुंच गए, 850 मीटर तक पहुंच गए। हुआ क्या कि उसके नीचे एक आर्टियन वेल होता है, ऐसा वेल जो हाई प्रेशराइज्ड वाटर से बना होता है। उस वेल का ढक्कन जो था ना, मतलब चट्टान, वो टूटी, प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो पानी बिना मोटर की सहायता से इतना प्रेशर के साथ आया कि आप देखो हुआ क्या। जैसलमेर में क्या है, यहां तो है सैंड, 10 मीटर तक तो क्या है, सैंड। 10 मीटर के बाद में जिप्सम की परत, और यहां पानी होता है ग्राउंड वाटर, फिर इसके नीचे और परत है, और यहां पे वो आर्टियन वेल है, हाई प्रेशराइज्ड कुआं है। इस कुएं के अंदर भी बहुत प्रेशर के साथ पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। सैंड मतलब बालू, धोरे वहां पे, टीले हैं। तो हुआ क्या, यहां से खुदाई शुरू की, बहुत इजी हुई। फिर इस वाले में देखा पानी है ही नहीं, इसमें तो पानी है नहीं, तो हमें मिला भी नहीं। फिर आगे खुदाई की, खुदाई करते करते गलती से ये वाली परत जो है ना, इस पानी के ऊपर वाली, वो टूट गई। टूटी थी, प्रेशर के साथ आया, यहां तक आया तब तो ठीक था, आगे तो बालू ही थी, और बालू तो अपने आप बहुत जल्दी अंदर बैठ जाती है, बहुत जल्दी से बैठ जाती है। तो पूरा पूरा यहां से यहां तक 10 मीटर 15 मीटर का क्या हो गया, गड्ढा, और नीचे छोटा सा गड्ढा हो गया हाई प्रेशर की वजह से। अब ये पूरा का पूरा पानी जो है उस मोहनगढ़ इलाके के अंदर फैल गया। धीरे धीरे यहां से पानी पूरा निकल जाएगा, तो प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ये 850 मीटर है, इसके आसपास बहुत सारी गैस भी होती है, हो सकता है विषैली गैस हो, आसपास कुछ और भी मैटर हो सकता है, वो भी क्या आ जाएगा बाहर, और ये पानी भी ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। तो ये वाला हालत हो गई। तो इसका मतलब पृथ्वी के अंदर बड़ा रहस्य है, वो रहस्य पृथ्वी के अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी जो है टोटल 3 परतों से मिलकर बनी हुई है। कितने परतों से मिलकर बनी है, 3। सबसे बाहरी परत को बोलते हैं भूपपड़ी। क्या बोलते हैं, तो आपसे कभी पूछे भूपपड़ी या भूपपट्टी या अर्थ क्रस्ट क्या है, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, भूपपड़ी कहलाती है। पृथ्वी के अंदर कुल कितनी परतें, 3। देखो इस क्लास में आपको सबसे ज्यादा एक्टिव रहने की आवश्यकता है। मैं लगातार बोल रहा हूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा रुकने का, तो आपको भी लगातार एक्टिव रहना है। आप ऐसे गुमसुम बैठे रहोगे, हाँ अथवा रिपीट करना है आपको, जो चीज समझ में आए। तो याद रखना, कितनी पृथ्वी कितनी परतें, अंदर कितनी परतें, 3। सबसे बाहरी परत भूपपड़ी, बीच की परत को मेंटल कहते हैं, क्या कहते हैं, और सबसे अंदर की परत को कोर कहते हैं। कोर और मेंटल अपने काम की, क्योंकि यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, वो अंदर है हजारों किलोमीटर, वो अपने काम की। यहाँ पृथ्वी को 1000 किलोमीटर खोदेंगे ना, मतलब यहां से अपने राजस्थान से आप चले जाओ पूरा ईस्ट के अंदर, या फिर पूरा नॉर्थ के अंदर, या पूरा साउथ के अंदर, इतनी गहराई तक अंदर खोदेंगे पृथ्वी के, तब जाके आपका जो है वो मेंटल और कोर आएंगे। तो काम के ऊपर वाला जो 5-10 किलोमीटर है, वो क्या है, भूपपड़ी। तो भूपपड़ी में चट्टान है, वही टूटेगी और किसका निर्माण कराएगी, मृदा का। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, भूपपड़ी। भूपपड़ी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, भूपपड़ी में कुल बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, 100 से भी ज्यादा, लेकिन अपने काम के ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8 तत्व है। कितने तत्व है, 8। तो भूपपड़ी में कितने तत्व अपने इंपॉर्टेंट है, 8। ये कहां तक की बात कर रहा हूं, सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर तक की बात कर रहा हूं, लेकिन पृथ्वी अंदर तक हजारों किलोमीटर तक है। 6000 किलोमीटर तक जाएंगे तब जाके उसका बीच का पॉइंट आएगा, सेंटर। तो पृथ्वी अंदर से बहुत गहरी है, इतना अपने को पता नहीं करना। अपने को ऊपर का कितना पता करना है, 5 किलोमीटर। यहां तक आप देखेंगे तो यहां के अंदर क्या क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, एक है सिलिकॉन, क्या है, ऑक्सीजन जानते हैं ना, आवर्त पढ़िए, पीरियोडिक टेबल थोड़ी थोड़ी पढ़ी ना, अलीना की रबड़ी सस्ती फ्री समथिंग समथिंग जो सारा कुछ पढ़ा है। हाँ, तो एक है ऑक्सीजन, एक है सिलिकॉन, एक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जानते हैं, आजकल बहुत बर्तन मिलते हैं घर पे एल्यूमिनियम के। सारा लोहे के बर्तन का और स्टील के बर्तन जो है वो किससे कन्वर्ट हो गया, अब एल्यूमिनियम से। पहले लोहे के बर्तन मिलते थे, फिर बीच बीच में स्टील खूब हुआ, अब स्टील के बर्तन महंगे मिलते हैं, सबसे सस्ता क्या है, एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा बर्तन किससे खरीदे जाते हैं, एल्यूमिनियम, सस्ता मिल जाता है। घर में जो कचरा होता है, उस कचरे के भाव में वापस एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदते हैं। मम्मी को पूछना, घर वो आते हैं कबाड़ी वाले, और कबाड़ी वाले बोलते हैं कबाड़ आपका जो भी कचरा है, कबाड़ है, वो हमें दे दो, हम आपको बदले में बर्तन देंगे। ऊपर से दिखने में स्टील लगता है, नीचे क्या है, एल्यूमिनियम की पॉलिश कर रखी होती है, और नीचे सारा खेल कैसा है, एल्यूमिनियम, बड़े सस्ते हैं। तो ये एल्यूमिनियम। इसके अलावा आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं, Fe, क्या बोलते हैं, तो O3 अल्फे। फिर आपका है कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम, Ca। इसके अलावा भी आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। अब सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, तो आपसे पूछ जाएगा भूपपड़ी पे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, कितना है, 46.6%। कितना है, 46.6%, 46.6%। आपका सिलिकॉन कितना है, 27.7%, 27.7। वहां 8 है तो 7 कर लो, वहां तो धातु को अधातु, अधातु को धातु भी लिख रखा है, ध्यान से देखोगे, ऑक्सीजन को धातु लिख रखा है, तो जो भी लिखने वाला गलत है, अधातु करो उसको। जहां धातु है उसको अधातु लिखो, और जो अधातु है उसको क्या लिखो, धातु लिखो। तो अधातु के आगे का हटा दो, और वो कहां लगा दो, धातु के आगे। ये दोनों तो क्या है, अधातु है, और ये 5 से क्या है, धातु है। अच्छा, एल्यूमिनियम कितना है, 8.13%। आयरन कितना है, 5%। कैल्शियम कितना है, 3.63%। सोडियम कितना है, 2.83%। पोटेशियम कितना है, 2.59%। और आपका मैग्नीशियम है 2.09%। ये तीनों ऐड कर लो, और आज जाके रूम पे जहां पढ़ते हो इन 8 के तत्व लिखना, नाम, क्रमवार, और सबके परसेंटेज लिखना, और आज रखना सबसे ज्यादा कौन, उसके बाद में ये बोल रहा है मंदरा मीना धरती पर एलियन आ गया है, कहां मिला है,
तो नागौर का है? यहाँ बैठे वहां पकड़ लिया उसने। तू कहां से? देखो देख लो, ये पक्का पता था नागौर का है। ये बारह बूंदी सब वाले ना, ये सब बोलते कहां से? कोटा से, क्योंकि उनको पता है कि फेमस ही कोटा है। तू कहां से? बूंदी। बूंदी में कहां से? वाह। तुम? आप आपके पीछे वाले, आप दोनों कहां से? आप बारह, आम से बोला। उदयपुर। खत्म। वाह यार। हाँ, इतने जल्दी घर वाले भेजेंगे भी नहीं हमारे उधर वाले, तो जा तू तैयारी कर, वैकेंसी अभी तो आई नहीं है। अरे नहीं यही रहे, तू घर पे काम कर, ऑनलाइन कोर्स दिलवा देंगे हैं ना। लड़कों को भेजा है। इवन देखो आप सारे के सारे ना, नागौर वाले भैया बताते कोई मारवाड़ से नहीं है, सारे धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमाएंगे, अक्टूबर में आएंगे तो 15,000 की भीड़ आएगी ना, डबल होगी। 25,000 उसके साथ आएंगे जोधपुर बाट में जैसलमेर से, ध्यान रखना। वो सारे अक्टूबर में आएंगे तैयारी करके और सीट ले जाएंगे। बड़े मेहनती लोग हैं, डर के रहना उनसे। अभी वो पैसे कमा रहे हैं ताकि PhD कर जाए। चलो आगे क्या है टॉपिक? अब देखो ये भूपपड़ी होती है, इस भूपपड़ी के ऊपर ये तत्व पाए जाते हैं। वापस बताओ तत्व कौन कौन से? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। टोटल कितने हो गए? 8। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 4 नंबर, वापस फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड पे सिलिकॉन, OC। तो O मतलब ऑक्सीजन, C मतलब सिलिकॉन, अल्फे एल्यूमिनियम, आयरन, काना का मग, का मतलब कैल्शियम, ना मतलब सोडियम, का मतलब पोटेशियम, मग मतलब मैग्नीशियम। कितने हो गए टोटल? 8। वापस ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टोटल 8 है। आज रट के ना, कल पूछूंगा, बिना देखे बताना पड़ेगा। ओके, अब ये ना तत्व जो है, ये तत्व मिलकर बनाते हैं खनिज। तो बहुत सारे तत्व मिलकर क्या बनते हैं? बहुत सारे तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? और बहुत सारे खनिज मिलकर क्या बनाते हैं? चट्टान। तो याद रखना, चट्टान किसकी बनी होती है और खनिज किसके बने होते हैं? तो तत्व कौन कौन से हैं? यही एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, प्लेटिनम, सोना, आर्सेनिक, कैडमियम, फास्फोरस, ये सारे के सारे, ये सब तत्व है। तत्व मिलकर क्या बनाए? खनिज। खनिज का कोई एक उदाहरण बताओ क्या? क्वार्ट्ज, एपेटाइट, संगमरमर, मार्बल तो चट्टान होती है, अभ्रक, माइका, फेल्सपार, जिप्सम, हेलाइट, सॉल्ट, जितने भी है वो सारे, आपका लाइमस्टोन, मार्बल, ये सब जितने, इनमें कुछ ना कुछ चट्टान है और कुछ खनिज है। अब ये खनिज बहुत सारे मिलेंगे आपस में तो क्या बन जाएगी? चट्टान। तो चट्टान बनी होती है और खनिज बने होते हैं तत्वों के। तत्व मैंने आपको पढ़ाया, खनिज अपनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चट्टान इंपॉर्टेंट है। चट्टान क्या है? पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली जो ठोस पदार्थ है, जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बने, जिनको खोदेंगे या जिनको हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? खनिज मिलेंगे। इनको हम बोलते हैं चट्टान। क्या बोलते हैं? चट्टान। पृथ्वी में पाई जाने वाली चट्टान 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? पहली आग्नेय, कौन सी है? दूसरी अवसादी, कौन सी है? और तीसरी है रूपांतरित। तीसरी कौन सी है? पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आग्नेय। ऐसा नहीं अग्नि अग्नि कर रहे हो तुम, आग्नेय मतलब अग्नि, फायर, पुष्पा, समझ रहे? तो याद रखना, ये आग्नेय जो चट्टान है किससे बनती है? अग्नि से बनती है। अग्नि मतलब आग से। पृथ्वी के अंदर आग जो होती है उसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? तो जो डायरेक्ट लावा से बनती है उसको क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टान भी कौन सी है? आग्नेय। 95% चट्टानें आग्नेय। कौन सी है? तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली मुख्य चट्टानें कौन सी है? आग्नेय चट्टानें। कितने प्रतिशत है? 95%। टोटल पृथ्वी का, कुल पृथ्वी का 95% पोर्शन जो है वो आपका क्या है? आग्नेय चट्टान। लेकिन दूसरे नंबर पे चट्टान कौन सी है? अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री। याद रखना, ये पूरे पृथ्वी में ज्यादा नहीं पाई जाती, लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? अवसादी। कितनी परसेंट? 74%। टोटल पृथ्वी पे ज्यादा नहीं है, कहां ज्यादा है? ऊपर सतह पे ज्यादा। और थर्ड नंबर पे कौन सी है? रूपांतरित चट्टान। कुछ चट्टानों के उदाहरण आपको पता है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण है जैसे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये दोनों याद रखना एग्जाम, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ओके, वापस याद करो, चट्टान कितने प्रकार की? सबसे ज्यादा पृथ्वी पे कौन सी चट्टान पाई जाती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? सबसे ज्यादा मिट्टी का निर्माण कौन सी चट्टानों से होता है? क्यों? ये बाहर की तरफ है और मिट्टी बनती कहां से? बाहर की तरफ से। और बाहर की तरफ सबसे ज्यादा कौन है? अवसाद। आपको नहीं पूछ जाएगा आपसे, मिट्टी का निर्माण सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानों से होता है? अवसाद। लेकिन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है कौन सी? ऊपरी परत में सबसे ज्यादा कौन सी? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। कौन से प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट टॉपिक है, नहीं है कुछ वो तो भैया बस क्या लिखा हुआ है? मुझे बताओ, कार्बनिक पदार्थ कहां से आया होगा? कहां से आया है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे और जीव जंतु। क्या पेड़ पौधे और जीव जंतु जिंदा है तो क्या वो कार्बनिक पदार्थ है? क्या है? आपको याद रखना है, मिट्टी में पाए जाने वाले जीवित जीव भी कार्बनिक पदार्थ का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब यदि किसी मिट्टी में जड़ें ज्यादा है तो इसका मतलब कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है। तो इसका भाग होता है 2.5। टोटल कार्बनिक पदार्थ कितना होता है? 5%। इसका आधा होता है जीवित और आधा होता है मृत। याद रखना, क्या क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर मृत अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ आते हैं और जीवित सक्रिय कार्बनिक पदार्थ आते हैं। जीवित में जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज मतलब जीवाणु,
कवक, एक्टिनोमाइसीटीज, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सब किसके पार्ट है? कार्बनिक पदार्थ के। पौधे की जड़ें कार्बनिक पदार्थ। आपके मिट्टी में केंचुआ बहुत ज्यादा है तो क्या है? कार्बनिक पदार्थ। तो जीव यदि मिट्टी में ज्यादा है तो क्या ज्यादा है? कार्बन। क्योंकि हमें 101% पता है कि ऑर्गेनिक में किसी में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है और उसमें जीवाणु ज्यादा है, तो जीवाणु मरने को कहां से थोड़ी जाएंगे, मरेंगे कहां? और उनका जन्म कितना टाइम का होता है? कुछ घंटों का या कुछ दिन का। तो कुछ घंटों में वो मरेंगे, वापस नए जन्म लेंगे, तो मरेंगे किसमें मिलेंगे? तो किसकी मात्रा बढ़ाएंगे? कार्बनिक पदार्थ। ये सब किसका पार्ट है? कार्बनिक पदार्थों का। कार्बनिक पदार्थ जीव जंतुओं के अपशिष्ट और उनके सूक्ष्म जीवों से हमें प्राप्त होते हैं। ये करते क्या है कार्बनिक पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ जीव, जो सूक्ष्म जीव है ना, जो मिट्टी में रहते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। किसकी व्यवस्था करते हैं? तो याद रखना, सूक्ष्म जीवों का भोजन कौन? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ सड़ेंगे तो कहां मिलेंगे? मिट्टी में। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने को अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन या विच्छेदन। याद रखना, कार्बनिक पदार्थों का सड़ना क्या कहलाता है? अपघटन, डिकम्पोजिशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं विच्छेदन। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, विच्छेदन या फिर अपघटन क्या कहलाता है? सड़ना। किसका सड़ना? कार्बनिक पदार्थ सड़ेंगे तो क्या निकलेंगे मुझे बताओ? सिर्फ CO2 गैस निकलेगी, पोषक तत्व निकलेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि मान लीजिए एक पौधे की पत्ती थी, तो पौधे की पत्ती में क्या क्या हो सकता है? पौधे की पत्ती में वो सब चीज है जो पौधे ने अब तक किया है, तो पौधा पोषक तत्व लेता है, तो कहां जाएगा? पत्ती में जाएगा ना, तो पत्ती में गया। मान लीजिए आप अभी गए मार्केट और मार्केट से फ्रूट लेके आए, केला, संतरा वगैरह लेके आए, जो खाने लायक चीज खा ली और बाकी आपने फेंक दी। क्या फेंकी हुई सालों तक पड़े रहेंगे क्या? नहीं, वो सड़ेंगे। तो सड़ेंगे तो उसमें जो पदार्थ थे वो सड़ के कहां जाएंगे? मिट्टी में। कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो गैस के फॉर्म में निकलते हैं, तो उड़ जाएंगे। CO2 उड़ गई, नाइट्रोजन के कंपाउंड थे उड़ गए, सल्फर का कंपाउंड है वो उड़ गया, लेकिन कुछ पदार्थ कहां मिल जाएंगे? मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। तो याद रखना, कुछ चीजें तो वायुमंडल में चली जाती है और कुछ कहां चली जाती है? मृदा में। तो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। और इसलिए किसान को हम क्या बोलते हैं कि भैया अपने खेत में क्या डालो? खाद डालो। खाद मतलब कार्बनिक पदार्थ। खाद डालेंगे तो पोषक तत्व, और पोषक तत्व बढ़ेंगे तो किसान की फायदा ज्यादा होगा। अब ये जो पोषक तत्व है, मान लो सड़ गए, क्या टोटल 100% कार्बनिक पदार्थ सड़ जाता है क्या? नहीं सड़ता। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रह जाते हैं। आप कभी जाना और ये सारी चीजें डालना, कुछ चीजें तो सड़ के रह जाएगी, कुछ कालापन जो है वो मिट्टी में ऐड हो जाएगा, वो सड़ेगा नहीं। जो नहीं सड़ता उसको ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कार्बनिक पदार्थ का वह भाग जो सड़ता नहीं है, नहीं सड़ता है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने के पश्चात काले भूरे रंग का पदार्थ जो मृदा की सतह पर जमा हो जाता है, क्या कहलाता है? ह्यूमस। और ह्यूमस के बनने की क्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमस क्या है? किससे बना है? कार्बनिक पदार्थ का वो भाग है जो सड़ता और कहां जमा हो जाता है? मिट्टी में जमा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? और ह्यूमस बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन। अब मैं बोलूं कार्बनिक पदार्थों में क्या है? कार्बनिक पदार्थों में बहुत सारे तत्व है। कौन से तत्व है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था बेमलेन। क्या नाम था? बेमलेन। और बेमलेन ने कहा कि कार्बनिक पदार्थों में, किसमें? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर 58% तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कार्बन होता है। इसलिए इनका नाम भी हमने क्या रख दिया? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों का नाम कार्बनिक पदार्थ क्यों रखा? क्योंकि इसमें 58% सिर्फ क्या होता है? कार्बन। कार्बन समझते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। 6 नंबर पे आता है ना, वो वाला कार्बन कितना परसेंट है? 58%। और फिर उन्होंने कहा कि मैं 100 में 58 का भाग देता हूं। आप देखिए 100 में 58 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 100 में 58 का भाग देते हैं, अपने पास आता है 1.724। क्या आता है? 1.724। इसको बोलते हैं बेमलेन कारक। क्या बोलते हैं? कौन सा कारक? बेमलेन कारक। अब आपसे पूछ लेते हैं बेमलेन कारक का मान कितना है? 1.72। बेमलेन कारक का मान कितना? 1.724। अब आपसे पूछ लेते हैं क्या काम आता है? काम क्या आता है? तो यदि आपके पास मिट्टी के अंदर कार्बन कितना है, कार्बन प्रतिशत पता है, तो उससे गुणा कर दो 1.724 को, तो अपने पास क्या आ जाएगा? कार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कार्बनिक पदार्थ। लिखा हुआ ये। यदि हमें कार्बन दे रखा हो और उसको 1.724 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? एक थोड़ा गुणा करके देखो। मेरे पास कार्बन है 2%, तो मुझे बताओ ऑर्गेनिक मैटर परसेंट कितना होगा? कितना टाइम लगा रहे हो? कॉपी की जरूरत पड़ी है तुम लोगों को? 4.8 3.448। बस। कैसे हुआ? कुछ भी नहीं है। 1.724 को 2 से गुणा करो। 4 दूनी 2 दूनी 7 दूनी हासिल की 2 एकम 1 जोड़ दिया 3। 1 2 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दो। 3.448% क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा। कार्बन कितना है? 2%। अच्छा मान लो मैं यहां पे लिखूं 5% कार्बन है, तो फिर क्या आ जाएगा आंसर? तो 5 से गुणा करो, करके देखो। बिल्कुल सही है, करके देख लेते हैं। 5 से गुणा करो। 5 और 20 सुपर हासिल 2। 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1। 7 दूना 35 और 1 36 6 3 5 1 8 8.62 सिंपल है। तो ये कारक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? बेमलेन कारक। कौन सा कारक बोलते हैं? क्यों कहते हैं बेमलेन? बेमलेन नहीं बताया था और किसी ने नहीं बताया। तो याद रखना बेमलेन कारक क्या काम आता है? कार्बन को किसमें बदलने में और कार्बनिक पदार्थ को किसमें बदलने में। कौन सा कारक यूज देते हैं? क्या मान होता है? कैसे आया? 100 में 58। 58 का भाग क्यों दिया? क्योंकि 100% ऑर्गेनिक मैटर में 58% क्या होता है? कार्बन। नेक्स्ट टॉपिक बताओ।
मृदा वायु और मृदा जल जो है हम आगे पढ़ेंगे, उसके आगे नहीं, मृदा परिच्छेदिका। अब नेक्स्ट हेडिंग है मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल। कोई बता सकता है क्या होती है परिच्छेदिका? सोइल प्रोफाइल क्या होती है? ऐसे नहीं नहीं, ये वाली लैंग्वेज नहीं, मुझे तो आप अपनी भाषा में समझाओ। किसान ने पूछ लिया इसको काटना है, मृदा को कैसे काट सकते हैं? थोड़ा कुल्हाड़ी लेके जाएंगे और काटेंगे मिट्टी को, तो गड्ढा खोदेंगे। तो गड्ढा खोदेंगे, क्यों खोद रहा है? अच्छा एक बात बताओ, ये कौन पागल थे जो मिट्टी में गड्ढा खोद खोद कुछ चीजें देख रहे थे? और क्यों देखना है मिट्टी भाई? अच्छा आपको लगता है कि संस्कार या देखने से, मिट्टी में गड्ढा खोदने से फसल अच्छी हो जाएगी? टाइम पास के लिए। टाइम पास कौन करेगा? इतना कौन फ्री है टाइम पास करने के लिए मिट्टी खोद के आ गया? किसान टाइम तो फ्री है इतने, खोज करने से खोद के आ गया। तो फिर क्यों खोदा? खोद के छोड़ क्यों नहीं दिया? हमें क्यों पढ़ा रहा है? पानी भरने के लिए कि भाई खोद के रख देते पानी भर जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि इस मिट्टी का पैतृक पदार्थ कौन है? ऊपर तो है नहीं पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ कहां है? उसके ऊपर मिट्टी जमा हो गई ना, तो पैतृक पदार्थ कहां रह गया? समझना मेरी बात। ये चट्टान थी, चट्टान के ऊपर टूट के सामग्री जमा होती गई, क्या बन गई? मिट्टी। तो ये मृदा है। चट्टान तो कहां रह गई? नीचे, मिट्टी आ गई ऊपर। अब मुझे इसके चट्टान का पता लगाना है भैया किससे बनी है मिट्टी। मानव की इच्छा हो गई, तभी तो साइंस पैदा हुई। इच्छा से तो साइंस पैदा हुई, इच्छा से पूरा जग उपज गया। वर्मा जी की इच्छा हुई ऐसा कुछ होना चाहिए घर, तो वर्मा जी ने बुलाया किसको? विश्वकर्मा जी को, और ऑर्डर दे दिया कि घर बनाओ, और घर का नाम रख दिया पृथ्वी। बोले यार मजा नहीं आ रहा, एक बृहस्पति और बना दो। अरे यार मजा नहीं आ रहा, एक शुक्र और बना दो। एक सबसे छोटे वाले बच्चे का नाम यम रख दो। यम रखा, छोटा तो बिगड़ा हुआ होता है, बिगड़ा हुआ है यम, और इसलिए कहना नहीं मानता। सब तो किसके चारों चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। यम पहले लगाता था, आजकल मन नहीं कर रहा तो नहीं लगा रहा, इसलिए आजकल यम को ग्रह नहीं मानते। तो ये सारे ग्रह है। अब इस ग्रहों के अंदर एक पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी की जो चट्टान है वो मिट्टी के नीचे दब गई। जब दब गई अपनी इच्छा हुई क्या कौन है इसकी चट्टान पता लगाओ। पता लगाने के लिए अपने क्या किया? गड्ढा खोदा। क्या खोदा? गड्ढा। क्यों खोदा? चट्टानों का पता लगाने के लिए। लेकिन चट्टानों का पता जैसे चला और अपन ऊपर की ओर आ ही रहे थे, इस गड्ढे में खड़े थे, ऊपर देख रहे थे, एकदम सरप्राइजिंग अपन आंखें वहीं की वहीं रह गई। अपन रुक गए, देखा यार मिट्टी जो ऊपर से नीचे एक जैसी नहीं, इस मिट्टी में परतें पाई जाती है। हमें लगता ऐसा है कि मिट्टी एक जैसी है, नहीं, इस मिट्टी में तो अलग अलग परतें हैं। इन परतों को संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इन सभी संस्तरों को मिलाकर जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका क्या है? पृथ्वी की मृदा की सबसे ऊपरी सतह से पैतृक पदार्थों तक पाए जाने वाली विभिन्न संस्तरों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। या फिर ऐसे बोल सकते हैं मृदा के सबसे ऊपरी सतह से पैतृक पदार्थ तक लगाया गया अनुप्रस्थ काट या अनुदितरी जो काट लगाया आपने सेक्शन काटा, वर्टिकल सेक्शन काटा है, उसमें दिखाई देने वाली विभिन्न संस्तर मिलकर क्या बनाते हैं? मृदा परिच्छेदिका बनाते हैं। कहां से शुरू हो रही है? ऊपर कहां? आकाशमान से, मृदा की सतह से। मृदा की कहां तक? पैतृक पदार्थ तक। क्या दिखाई देती है? परतें। परतें कैसी होती है? ऐसे खड़ी परतें होती है क्या? नहीं, ऐसी आड़ी परतें। आड़ी को बोलते हैं 36 परतें। कौन सी परतें? और इन 36 परतों को क्या बोलते हैं? संस्तर। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका क्या है? मृदा के सतह से पैतृक पदार्थों तक का अनुप्रस्थ काट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और उसमें दिखने वाली 36 परतें क्या कहलाती है? संस्तर। क्या कहलाती है? एक आइडियल सोइल प्रोफाइल की जो गहराई होती है, एक आइडियल सोइल प्रोफाइल की एक आदर्श मृदा परिस्थितिका की जो गहराई होती है, वो गहराई होती है 1.5 से लगाकर 2 मीटर तक। 1.5 से लगाकर, अच्छा सेंटीमीटर में कितना होगा? 150 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर। तो एक मृदा परिस्थितिका की गहराई कितनी होती है? कितनी मिट्टी गहरी होती है? 150 से 200, 150 से 200, 1.5 से 2 मीटर तक होती है। सबसे ऊपर क्या होता है मिट्टी मृदा परिस्थितिका के? मृदा सतह होती है। और सबसे नीचे क्या होता है? पैतृक पदार्थ। ये संस्तर है ना मुख्यतः, ये अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे एक है O, एक है A, एक है B, एक है C, एक है R। एक में वापस दो प्रकार के A1, A2, A3, और A2 को बहुत बार E भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? E। सबसे ऊपर वाला O, A, B, तलबे, रे, हट। समझ रहे? तो ये पूरा इज्जत का खेल है। सबसे ऊपर वाले को सबसे ज्यादा इज्जत देनी है। सबसे ऊपर कौन है? ओ भगवान माफ करना। ए भगवान माफ करना से बोल दे, ओ पापा माफ कर दो, ओ पापा पैसे भेज दो, ओ मम्मी क्या बनाया खाने में, तो ओ है इज्जत वाला। फिर क्या है? ए दोस्त वाली लैंग्वेज है। फिर अबे, समझ रहे? फिर तलबे, बाकी गाने भी बहुत यूज करते हैं। और आज का रेहट। समझ रहे? ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है? इज्जत के साथ याद करना। सबसे पहले फिर बे से मत करो, वापस याद करो। ओ कितने हो गए? ए को कितने भागों में बांटा? A1। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक। ओ का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो कार्बनिक। क्या बोलते हैं? तो ओ का मतलब है ऐसा संस्तर जो किससे बना हुआ है? कार्बनिक पदार्थ। अब आपसे पूछा जाए मृदा के किस संस्तर में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? मिट्टी के सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? मिट्टी में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ कहां पाए जाते हैं? मिट्टी के सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? ओ संस्तर। कौन सा संस्तर है? ओ संस्तर। कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? ओ संस्तर। अब मुझे तो बार-बार खेती करेंगे तो एक संस्तर रहेगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि बार-बार खेती करेंगे तो ऑर्गेनिक मिल जाएगा, पूरा सोइल में मिल जाएगा, सोइल मिल जाएगा, ओ क्या हो जाएगा? खत्म। तो जहां खेती ज्यादा की जाती है वहां पे ओ संस्तर पाया तो कहां पाया जाता है? जंगल में। कहां पाया जाता है? जहां पे खेती या घास के मैदानों में, जहां पे खेती नहीं की जाती। तो जहां खेती नहीं करते वहां तो ओ पाया जाता है, और जहां खेती करते हैं वो ओ पाया नहीं जाता। वो दो प्रकार का होता है, एक होता है O1 और एक होता है O2। O1, O2। अब हुआ क्या कि मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ है, कुछ तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सड़ गए और कुछ अभी सड़े
जो सड़ गए हैं उनको हम देख के पहचान नहीं सकते, और जो नहीं सड़े हैं उनको हम देख के, अरे गाय का गोबर है, अच्छा ये तो पेड़ की पत्तियां, अच्छा ये तो छिलके हैं, समझ रहे, तो ये पता लग रहा है, तो इसका मतलब तो वो क्या है, O1 है। और देख के पता नहीं चला कि गाय का गोबर है कि पत्ते हैं, पता नहीं, मिक्स हो गया, एकदम कार्बनिक पदार्थ सड़ जाता है, खाद बन जाती है, खाद को पहचान लेते हुए इसमें क्या है, नहीं, तो वो क्या है, O2। तो सड़ा हुआ O2, बिना सड़ा हुआ जो पहचाना जा सकता है, जो नहीं पहचाना जा सकता, जो ऊपरी है, जो नीचे है, और सबसे ऊपर कौन सा, किसका बना, खेती वाली जमीन में, तो कहां पाया जाता है, जंगल के अलावा घास के मैदानों में। घास के ओ के नीचे कौन, अच्छा ओ वाले का कलर कैसा, भूरे से काला, काला नहीं पता, तो खाद का कैसा कलर, काला, भूरा काला रंग है, तो ओ का भी कैसा कलर, भूरा कलर। ओ के नीचे क्या है, ए को खनिज संस्तर कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसके नीचे पाए जाने वाले सारे संस्तर भी क्या है, खनिज संस्तर। अब आप क्वेश्चन आए, सबसे ऊपरी खनिज संस्तर कौन सा है, सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा, सबसे ऊपरी खनिज संस्तर कौन सा, क्योंकि इसके ऊपर वाला कैसा है, खनिज, सबसे ऊपर खनिज कौन सा, ए संस्तर। सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ सबसे ऊपरी संस्तर में किसमें पाए जाते हैं, ए, और उसके नीचे वाला सारे कैसे हैं, खनिजों के संस्तर। हुआ क्या, समझिए, ये सबसे ऊपरी कौन सा संस्तर हो गया, ओ, इसके नीचे कौन सा हो गया, इसके नीचे कौन सा हो गया, इसके नीचे, और सबसे नीचे आर। अब देखो बारिश होगी, पानी बरसेगा, सिंचाई करेंगे, पानी आएगा, तो ये जो वाटर आता है, पानी आता है, ये पानी हमेशा कहां बहता है, नीचे की ओर बहता है, जब तक जाने की जगह मिलती जाता रहता है, रुकता नहीं है। पानी अपने साथ हमेशा कुछ चीजें घोल के लेके जाता है, तो ये क्या करता है, इस संस्तर से बहुत सारी चीजों को क्या कर लेता है, घोल के नीचे ले जाता है। बहुत सारी चीजों को घोल के नीचे ले जाने को निक्सालन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ए संस्तर से सर्वाधिक निक्सालन होता है। क्या होता है, तो सबसे ज्यादा निक्सालन कौन से संस्तर से होता है, और ए संस्तर में सर्वाधिक क्या होता है, निक्सालन होता है। क्या होता है, सर्वाधिक। अब क्वेश्चन आ जाए, सर्वाधिक निक्सालन किस संस्तर में होता है, ए। लेकिन ए को भी कितने भागों में बांटा है, A1, A2, A1 और A3 में ज्यादा निक्सालन नहीं होता। सबसे ज्यादा निक्सालन किसमें होता है, A2, और इसीलिए संस्तर को और क्या बोलते हैं, ई संस्तर। क्या बोलते हैं, क्योंकि निक्सालन को इंग्लिश में बोलते हैं इलुबिएशन। क्या बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा इलुबिएशन कहां होता है, कहां होता है, A2 को और क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा चीजों का हास कहां से होता है, लॉस, A2। अब चीजें नीचे गई पानी के साथ, कहीं जाके जमा हो गई, जमा जहां हुई उसको क्या बोला, बी संस्तर। जहां चीजें जमा होती है उसको क्या बोलते हैं, तो जहां पे निक्षेपण होता है उसको क्या बोलते हैं, जहां पे जमा होता है उसको क्या बोलते हैं, जहां पे आइलुविएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, याद रखना, बी। सबसे ज्यादा जाती है वहां से, जहां जमा होती है वहां पे बी। सबसे नीचे आर, आर फॉर रॉक, रॉक माने चट्टान, तो चट्टान वाला संस्तर कौन सा है, आर संस्तर। और इस चट्टान जब टूटती है और पत्थर बनते हैं, पत्थर वाला चट्टान कौन सा है, सी। तो सी में चट्टाने नहीं है, टूटे फूटे पत्थर है, तो टूटे फूटे जो आपके पत्थर है जिसको बोलते हैं असंगठित पदार्थ। कैसे पदार्थ, असंगठित। असंगठित पदार्थ वाला कौन सा है, सी है। तो टोटल कितने हो गए, 5, और एक का एक पार्ट हो जाता है ई। ई को और क्या बोलते हैं, A2। अब वापस देखो, सबसे ऊपरी सबसे ज्यादा निक्सालन ए में भी किसमें, A2 को और क्या बोलते हैं, ए में सर्वाधिक क्या होता है, निक्सालन को और क्या बोलते हैं, इलुविएशन। क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा निक्षेपण किसमें, जमाव कहां होता है, सबसे ज्यादा निक्षेपण कहां, आइलुविएशन कहां होता है, बी में। टूटे फूटे असंगठित पदार्थ और चट्टाने, आर। अब देखो, मिट्टी में पाए जाने वाले ए और बी संस्तर को साथ में सोलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाएगा, सोलम के अंदर कौन कौन से संस्तर आते हैं, ए और यदि याद रखना ए, बी और सी तीनों आ जाए तो याद रखना रिगोलिस्ट। क्या कहते हैं, ए, बी और सी तीनों क्या कहलाते हैं, और ए और बी क्या कहलाते हैं, ए और बी, ए बी सी, ए और बी, ए बी सी, ए और बी, सोलम। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे आ जाता है ऑप्शन में, ए प्लस ई प्लस बी, इसको क्या बोलेंगे, सोलम। ए का ही तो पार्ट है, ए का ही तो पार्ट है, तो इसका नाम क्या होगा, सोलम। कभी कभी ऐसा आ रहा है, ए प्लस ई प्लस बी प्लस सी, ये रिगोलित है। याद रखना, सी है तो रिगोलित है, सी नहीं है तो रिगोलित भले कुछ भी हो बाकी। और ए का ही पार्ट कौन है, ई। ए का ही पार्ट कौन है, ई। एक बार और नोट दे दो। अब एक बार रिवीजन करवा दे फटाफट, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, क्या क्या पढ़ लिया भाई। अच्छा, ये सब लिखा हुआ है, ए प्लस बी बराबर सोलम। ए, बी और सी तीनों को क्या बोलते हैं, रिगोलित। चलो नेक्स्ट कल पढ़ेंगे मर्दा के भौतिक गुणधर्म। कल याद करके आना और मैं आपसे पूछूंगा भी वापस।